साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों, इस क्लास में आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्लेटो के विषय में अध्ययन करेंगे। पहली क्लास में हम लोगों ने प्लेटो का जो न्याय संबंधी विचार था उसके विषय में चर्चा की थी और उसकी जीवनी के विषय में जाने थे। तो इस क्लास में हम प्लेटो का जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। तो देखिए, यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक कथन दिया है, वह है रूसो का। तो रूसो ने कहा कि रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह कथन है रूसो का। देखिए अगला बिंदु जो है इसमें दिया है कि प्लेटो ने शिक्षा पर अधिक बल दिया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ये देखिए, जो कथन दोनों कथन हमने यहाँ पे बताया ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान देना है। जो पहला कथन रूसो का है, रिपब्लिक की पुस्तक है, ठीक है। अब रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह रूसो का है। और जो यहाँ पे देखिए दूसरा कथन दिया है, यह कथन पूछा जाता है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लेटो का जो प्लेटो की शिक्षा योजना है उसके विषय में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेटो की शिक्षा योजना, ठीक। तो यहाँ पे देखिए प्लेटो का मानना है, सॉरी, हाँ, प्लेटो का मानना है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और व्यक्ति के शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा है, ठीक है। यहाँ पे प्लेटो यह बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए जो शिक्षा है वह व्यक्ति के जो व्यक्तिगत जीवन है, संपूर्ण जो व्यक्तिगत विकास है वह शिक्षा के माध्यम से ही उसका विकास किया जा सकता है। इसीलिए जो राज्य है वही इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना उसकी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि जो शिक्षा है यह व्यक्ति के पूरे जीवन किसी न किसी माध्यम से चलती रहती है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। प्लेटो यही कहता है ना, शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और जो शिक्षा की व्यवस्था है इसे राज्य के द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए। अब आगे चलकर प्लेटो ने अपने शिक्षा संबंधी योजना को समझाने के लिए पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसे दो भागों में बांट करके समझाने का प्रयास करता है। जो पहली इसकी योजना है वह है प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। ये देखिए प्राथमिक शिक्षा। अब जब प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्लेटो बात करता है उसमें बताता है कि प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यह शिक्षा 6 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष की उम्र तक चलती है। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है, ठीक। यहाँ पे प्लेटो यह बताने का प्रयास कर देखिए जो शुरुआती शिक्षा होती है, जो प्राथमिक शिक्षा है, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। इसमें किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसने एक उम्र भी बताई कि 6 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा पूरी तरीके से अनिवार्य है। सबको शिक्षा दी जानी चाहिए।
उसके बाद प्लेटो यह बताता है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वह भावनाएं जो होती हैं वह और जो संवेग है इसी को संतुलित करके एक उत्तम चरित्र का निर्माण इसके माध्यम से किया जाता है। क्योंकि जो 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र होती है बच्चों की, यह संवेगों से भरी होती है, तमाम प्रकार की कल्पनाओं से भरा हुआ जीवन होता है। अगर आप बीएड किए होंगे या बीटीसी किए होंगे, आपको मनोविज्ञान जो आपने क्लास में पढ़ा होगा उसमें बच्चों की जो तमाम प्रकार की भावनाएं हैं, जो तमाम प्रकार की उसमें संवेगों की बात की गई है, वही सारी चीजें यहाँ पे प्लेटो बताने का प्रयास करता है कि जो भावनाएं हैं, जो संवेग हैं, इन्हीं शिक्षा के माध्यम से उसे व्यवस्थित करके उसका उत्तम चरित्र निर्माण कैसे किया जाए, यही प्राथमिक शिक्षा में बताने का प्रयास किया है। अब देखिए, ये जो 6 से लेकर के 20 वर्ष तक की उम्र की बात उसने की है, उसमें 6 से लेकर 18 वर्ष तक की है। उसमें जो पाठ्यक्रम था सेम था, लेकिन जैसे ही 18 वर्ष की आयु पूरी होती है तो जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है या इसके 2 विषय हो जाते हैं। ठीक, 18 वर्ष की जो आयु है इसमें जो शिक्षा का विषय है या 2 है। पहला क्या है? पहला व्यायाम है और दूसरा संगीत है। यही 2 विषय के माध्यम से वह 18 वर्ष की उम्र तक शिक्षा देने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे प्लेटो बताता है कि देखिए, जो व्यायाम है इसका मतलब केवल शारीरिक कसरत करना नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस तथा वीरता के मानसिक गुण विकसित कर चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। ये तमाम प्रकार की बातें बताने का प्रयास प्लेटो करता है कि देखिए, जो व्यायाम है इसका मात्र मकसद केवल कसरत करना, जिम करना नहीं है, बल्कि इसी के माध्यम से जो सहिष्णुता है, जो भाईचारा है, प्रेम है, एक दूसरे धर्म के प्रति क्या उसकी विचारधाराएं हैं, ये बातें, जो साहस है, जो उसके अंदर वीरता से संबंधित जो बातें हैं, ये तमाम प्रकार की जो मानसिक स्थिति होती है इसी को विकास करके जो मनुष्य का चारित्रिक विकास है, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा करके एक नए जीवन की तरफ उसे ले जाने का प्रयास इससे व्यायाम के माध्यम से करने का प्रयास करता है। अब देखिए, आगे लिखा है कि 18 वर्ष की आयु तक व्यायाम और संगीत की शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद 18 से 20 वर्ष की आयु तक का साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। अब देखिए, 6 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक व्यायाम की शिक्षा की बात की है, संगीत की बात की है, लेकिन जब 18 वर्ष की आयु बच्चा पूरी कर लेता है तब प्लेटो कहता है कि इसी जो व्यायाम और संगीत की शिक्षा है इसी के साथ साथ उसे आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा भी उसके लिए जरूरी हो जाता है। अर्थात 18 से 20 वर्ष तक की आयु जब बच्चों की हो जाती है, इसी बीच में उसे सैनिक शिक्षा दी जाएगी। ये तो बात रही प्राथमिक शिक्षा की। ठीक, अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। अब उच्च शिक्षा के माध्यम से प्लेटो किस तरीके की योजना लागू करना चाहता है, इसमें बताया है कि देखिए, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए थी, किंतु जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था है केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही है। अर्थात प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से जो व्यायाम की शिक्षा, संगीत की शिक्षा और सैनिक शिक्षा दी गई, चरित्र का निर्माण किया गया,
उसमें साहस, आत्मनियंत्रण, अनुशासन, ये तमाम प्रकार की जो प्रवृत्तियां थी, इसको विकसित करने के बाद जो कुछ प्रतिभा संपन्न बच्चे निकल के बाहर आए, उन्हीं व्यक्तियों को या फिर उन्हीं बच्चों को इस उच्च शिक्षा में प्रवेश दिए जाने की बात प्लेटो करता है। अब देखिए इसमें लिखा है कि 20 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान किए जाने के पश्चात बौद्धिक तथा क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई। ठीक, अब देखिए जब 20 वर्ष तक की शिक्षा प्राथमिक बच्चा पूरी कर लेता है तो उसके बाद जो बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था करता है। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक, अब देखिए यहीं से कैटेगरी बांटने की व्यवस्था धीरे धीरे प्लेटो शुरू करता है। प्राथमिक शिक्षा जो व्यक्ति पूरी करता था, जब उच्च शिक्षा में आता था तो वहां से जो बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा की व्यवस्था प्लेटो करता है। इस अगर परीक्षा में ठीक प्राथमिक शिक्षा पूरी किया, वहां से पास किया, जब उच्च शिक्षा में आया, जो पहली श्रेणी उसकी है, उसमें जब बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा की जो व्यवस्था प्लेटो करता है, अगर इस परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं, जो बच्चा फेल हो गया वही बच्चा चल करके देश के लिए सैनिक के रूप में कार्य करेगा। उत्पादक वर्ग जो कृषक वर्ग है, वह उस क्षेत्र में रुक करके देश की सेवा करेगा। अब आगे लिखा देखिए, वह कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। ये तमाम प्रकार की कैटेगरी प्लेटो बांटता है। ठीक, अब आगे देखिए लिखा है, परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। अब यहाँ पे जब बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा में जो बच्चे फेल हो गए वो तो देश के सैनिक बन गए, उत्पादक वर्ग बन गए। उत्पादक वर्ग में जैसे कृषक हुए, मजदूर हुए, व्यापारी हुए, शिल्पी हुए, इन तमाम प्रकार के कार्यों को करने लगे। और अब इसके बाद जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए अर्थात पास हो गए, अब आगे की व्यवस्था उनके लिए है। अब देखिए आगे की जो व्यवस्था है उसमें देखिए यह शिक्षा राज्य के शासक या संरक्षक वर्ग के लिए है। इसमें स्त्री या पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। अब देखिए प्लेटो बहुत बड़ी बात कर रहा है यहाँ पे, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ठीक, ऐसा किसी भी प्रकार का भेदभाव प्लेटो नहीं करता है कि स्त्रियों को शिक्षा न दी जाए, अर्थात स्त्रियों को और पुरुषों को समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था प्लेटो करता है, अर्थात उच्च शिक्षा तक भी महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि इसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन रखा गया है। ठीक, जो बच्चे उच्च शिक्षा में जब दूसरा भाग निकल के सामने आता है, उस भाग के अंतर्गत पाठ्यक्रम की बात करता है कि जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उच्च शिक्षा में, उनको गणित की शिक्षा दी जाएगी, नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, ज्योतिष उनको पढ़ाया जाएगा, दर्शन शास्त्र के विषय में उन बच्चों को बताया जाएगा। अब देखिए अब आगे प्लेटो लिखता है कि 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होगी। अब देखिए यहाँ पे प्लेटो बात करता है कि प्राथमिक शिक्षा 6 से लेकर के 20 वर्ष तक थी, जो उच्च शिक्षा है वह 10 वर्ष तक थी। यह पूरी प्रक्रिया 10 वर्ष तक चलेगी, अर्थात जब तो उसकी 30 वर्ष की आयु हो जाएगी तब जाकर के यह परीक्षा उसमें ली जाएगी, जिसमें असफल होने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे। मतलब 6 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक आपको तरह तरह की शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आपको पढ़ना होगा,
तब जाकर के आप राज्य के साधारण अधिकारी बनेंगे। अगर उच्च शिक्षा में जो 30 वर्ष की आयु उसने रखी है, 10 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं तो राज्य के आप एक साधारण अधिकारी के रूप में ही काम करेंगे। अब देखिए आगे लिखता है प्लेटो कि सफल विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, दर्शन, तर्क और न्याय की विशेष शिक्षा दी जाएगी। जो शिक्षा व्यवस्था उच्च शिक्षा व्यवस्था जो 30 वर्ष की आयु में उसकी परीक्षा होती थी, हाँ, उसमें जो अभ्यर्थी पास हो जाते थे, अब उनको 5 साल तक अर्थात 35 वर्ष की उम्र तक उसे गणित की शिक्षा, दर्शन शास्त्र की शिक्षा, तर्क शास्त्र की शिक्षा और जो न्याय व्यवस्था है, न्याय की विशेष शिक्षा उसे दी जाती थी। अब देखिए आगे लिखा है कि 5 वर्ष की इस शिक्षा में द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा। ये जो 5 वर्ष की शिक्षा होती थी, इसमें जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी, समाज में क्या कैसे क्या करने के बाद कौन सी प्रक्रिया आएगी, और दर्शन जो कल्पनाओं से भरा हुआ एक है, इस पर विशेष प्रकार का प्रभाव अभ्यर्थियों पर डाला जाता था, विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अब आगे प्लेटो लिखता है, यहाँ पे देखिए आगे प्लेटो लिखता है किंतु 35 वर्ष तक की यह शिक्षा अपूर्ण, मतलब आप 35 साल तक शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं, उसके बाद भी आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाए। प्लेटो यही बात करता है। अब देखिए आगे प्लेटो क्या कहता है। प्लेटो कहता है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। अब समझिए, यहाँ पे प्लेटो 35 वर्ष तक की आपको शिक्षा तो दे दिया, लेकिन कहता है कि यह भी शिक्षा जो है यह पूर्ण शिक्षा नहीं है, क्योंकि अब तक आपने केवल किताबी ज्ञान को ग्रहण किया है। अभी तक आप सांसारिक जो स्थिति है, जो आपका व्यवहारिक अनुभव है, समाज में आपने अपना समय नहीं व्यतीत किया है, उस जो सामाजिक अनुभव है उस अनुभव से अभी तक आप दूर रहे हैं। अब आगे आपकी जो शिक्षा होगी, आगे प्लेटो लिखता है कि अतः प्लेटो ने इसके लिए अगले 15 वर्षों तक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करता है, अर्थात 35, 15, 50, अर्थात 50 वर्ष तक की जो स्थिति है, उस उम्र तक आपको संसार में जा करके जो समाज की स्थिति है, संसार की स्थिति है, उसका व्यवहारिक अध्ययन आपके लिए अनिवार्य है। अब आगे देखिए, इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की संपत्ति में शासक बनने के अधिकारी हैं। यहाँ पे देखिए संपत्ति सम्मति है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे प्लेटो कहता है कि जो इस 50 वर्ष तक की शिक्षा में खरे उतरेंगे, वही दार्शनिक जो व्यक्ति बनेगा, वही दार्शनिक जो व्यक्ति है, वही प्लेटो के हिसाब से शासक बनने का अधिकारी है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है, इसमें प्लेटो कहता है कि शासक बनने के उपरांत जब आप 50 वर्ष की उम्र में शासक बन जाते हैं, तब प्लेटो बताता है कि शासक बनने के बाद अब उसके ऊपर क्या कौन कौन सी जिम्मेदारी आएगी। तो प्लेटो कहता है कि शासक बनने के उपरांत राजा कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होगा, अर्थात पूरी तरीके से निरंकुश होगा। अब लिया है देखिए यहाँ पे, वह कानून से ऊपर होगा, अर्थात उसका आदेश ही कानून होगा। प्लेटो कहता है कि जब व्यक्ति 50 साल तक की पूरी तरीके से शिक्षा, चाहे वह किताबी शिक्षा रहा हो, चाहे सांसारिक शिक्षा रहा हो, तमाम प्रकार की स्थितियों से निपटने के बाद जब एक दार्शनिक राजा बन के सामने आता है, तो वह जो शासक होगा पूरी तरीके से कानून से परे होगा, अर्थात उसके ऊपर कानून का किसी भी तरीके से कोई नियंत्रण नहीं होगा।
जो राजा कहेगा उसका आदेश ही कानून होगा, अर्थात जो राजा होगा कानून से ऊपर होगा और उसी का आदेश ही कानून होगा। ठीक, अब देखिए अगले बिंदु में प्लेटो कहता है कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगर यहाँ पे बात की जाए तो प्लेटो किस तरीके के शासक की बात करता है, तो प्लेटो दार्शनिक राजा के सिद्धांत की बात करता है। ठीक, अगला बिंदु क्या देखिए यहाँ पे लिया है, प्लेटो का साम्यवाद कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। अगले बिंदु में देखिए क्या लिखा है, अब प्लेटो कहता है कि जब तक शासक दार्शनिक शासक नहीं होंगे राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। अर्थात ये प्लेटो यह बताने का प्रयास करता है कि देखिए राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक दार्शनिक राजा की आवश्यकता है।